हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां जम्मू में चीन के कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकवादी। इसका तोड़ किसी के पास भी नहीं है, ऐसे में बताएंगे। 26 जुलाई को कारगिल जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पाकिस्तान को सबक सिखाने के पूरे हो गए 25 साल, बताएंगे। कारगिल पहुंचकर चीन पाकिस्तान को क्या मैसेज देने वाले हैं पीएम मोदी जी, तो वहीं बताएंगे। भारत का टॉप मिसाइल ब्रह्मोस को अमेरिकी विशेषज्ञ ने खराब बताया है, बेकार बताया है। दोस्तों बताएंगे क्या लॉजिक दिया है इसने और क्या जवाब इसको मिला है, तो वहीं अभी ही क्यों हटाया गया आरएसएस से जुड़ने पर लगा बैन। मोदी सरकार तो 10 साल से है, आपको बताएंगे क्या है इसके पीछे की कहानी, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां जम्मू में चीन के कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकवादी। इसका तोड़ किसी के पास नहीं, बता दें। जम्मू क्षेत्र में आतंकवादियों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी एजेंसियां उनके कम्युनिकेशन सिस्टम की लोकेशन पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। आतंकवादी कम्युनिकेशन के लिए अल्ट्रासेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इनक्रिप्टेड है और उसका तोड़ अभी सिक्योरिटी एजेंसियों के पास नहीं है। लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन होने पर कुछ ना कुछ सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। सिक्योरिटी एजेंसियां इसी ट्रांसमिशन के जरिए आतंकियों की लोकेशन का पता कर रही है। पहले सिक्योरिटी एजेंसियां आतंकवादियों के कम्युनिकेशन को डिकोड करके उनके मंसूबों का पता लगा लेती थी। इसी तरह आतंकवादियों के खिलाफ कई सफल अभियान चलाए भी। पिछले कुछ समय से आतंकी अल्ट्रासेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एनक्रिप्टेड होता है। ये चाइनीज सिस्टम है और अल्ट्रासेट सिर्फ आतंकी इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान की फौज के पास भी ये है। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन आतंकवादियों को पूरे तरीके से पाकिस्तान के फौज का भी समर्थन मिला है और साथ ही साथ चीन भी इनको सहयोग कर रहा है। और क्यों सहयोग कर रहा है चाइना, हमने आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो दोस्तों आपको आगे बता दें, 26 जुलाई को कारगिल जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पाकिस्तान को सबक सिखाने के पूरे हो रहे हैं 25 साल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर 26 जुलाई को लद्दाख में होंगे। जी हां, कारगिल के द्रास से आई तस्वीरें पाकिस्तान को बहुत चुभेंगी। भारत ने साल 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध पर विजय हासिल की थी। ये लड़ाई पाकिस्तान की नापाक हरकत का नतीजा थी। लद्दाख के उपराज्यपाल और सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने प्रधानमंत्री के दौरे के संबंध में ही की गई तैयारियों का जायजा लिया है। भारत की जीत की रजत जयंती के अवसर पर 24 से 26 जुलाई तक कारगिल जिले के द्रास में भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि मिश्रा ने उपराज्यपाल सचिवालय में एक बैठक की और द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। जी हां, उपराज्यपाल ने बैठक में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी 26 जुलाई को कारगिल युद्ध स्मारक आएंगे और कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होंगे। तो वहीं बता दें, आर्मी पोस्ट पर टेररिस्ट अटैक, एक आतंकवादी ढेर। जी हां, जम्मू के राजौरी शहर में एक वीडीसी सदस्य के घर पर आतंकी हमला होने की खबर सामने आई है। इसके बाद मौके पर मुठभेड़ शुरू हो गई, जिस दौरान एक आतंकी के मारे जाने और एक जवान और एक वीडीसी सदस्य के घायल होने की सूचना है। जानकारी के अनुसार राजौरी के गुंडा खवास क्षेत्र में आर्मी पोस्ट पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। उक्त हमला सेना पिकेट के ऊपर किया गया। बता दें कि हमला एक वीडीसी सदस्य के घर पर हुआ। आतंकियों ने शौर्य चक्र से सम्मानित वीडीसी सदस्य के घर के पास ग्रेनेड फेंका। इस हमले के बाद मौके पर जवानों और आतंकियों में मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया, जबकि एक जवान और एक वीडीसी सदस्य घायल हो गए। फिलहाल मौके पर गोलीबारी जारी है। तो वहीं बता दें, ब्रह्मोस अच्छी लेकिन प्रभावी नहीं। जी हां, अमेरिकी विशेषज्ञ ने भारतीय ब्रह्मास्त्र को फिलीपींस के लिए क्यों बता दिया बेकार। पहली बार किसी ने ब्रह्मोस को बेकार बताया है। आपको बता दें क्या है इसके पीछे की खबर। दक्षिण चीन सागर में चीन के खतरे का सामना कर रहे फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदी है। फिलीपींस की योजना है कि वो भारत से और भी ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदे। ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज हमला करने वाली क्रूज मिसाइल माना जाता है, लेकिन अमेरिका के एक विशेषज्ञ इससे सहमत नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के पूर्व सलाहकार और कार्नेगी थिंक टैंक में विश्लेषक एशले टेलिस का कहना है कि बिना C4ISR क्षमता के फिलीपींस के लिए ब्रह्मोस मिसाइल किसी सैन्य अभियान में खास काम की नहीं है। तो वहीं भारतीय विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रह्मोस मिसाइल बिना C4ISR तकनीक के बिना भी अकेले ही तबाही मचाने में सक्षम है। दोस्तों, यूरेशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस को भारत के ब्रह्मोस मिसाइल देने की घटना को रणनीतिक लिहाज से चीन के खिलाफ बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे यह संदेश भी गया है कि भारत दक्षिण चीन सागर विवाद में अपना रुख स्पष्ट कर रहा है। एशले टेलिस ने कहा कि फिलीपींस की सुरक्षा के लिहाज से ब्रह्मोस मिसाइल एक बड़ा योगदान है, लेकिन बिना C4ISR तकनीक के दक्षिण पूर्वी एशियाई देश इस भारतीय मिसाइल का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि अमेरिका की इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है ताकि ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस से खरीदना बंद कर दे? क्या कहीं इसके पीछे अमेरिका ब्रह्मोस को बदनाम करके अपनी मिसाइलें बेचने में तो नहीं लगा? तो वहीं आपको बता दें, गुजरात में हमले की योजना बना रहे ओसामा बिन लादेन का सहयोगी पकड़ा गया। पाकिस्तान का झूठ भी निकल कर आया सामने। बता दें, आतंकवाद को शरण देने वाले पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन के सहयोगी अमीन उल हक को गिरफ्तार किया गया। अमीन 1996
से ओसामा बिन लादेन का करीबी सहयोगी था, वो अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहता था, जहां से शुक्रवार को उसको अरेस्ट किया गया। वैसे में आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ निकलकर सामने आया है इसके अरेस्ट होते ही। दरअसल इस घटना से पाकिस्तान का झूठ सामने आया है। पाकिस्तान ने ISI, अलकायदा और तालिबानी निगरानी टीम की रिपोर्ट 8 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र में पेश की थी। इसमें बताया था कि अधिकारियों ने मार्च 2024 में अवैध रूप से हथियार रखने के आरोप में अमीन अल हक को गिरफ्तार किया। अब सवाल उठता है कि जब पाकिस्तान के अधिकारी पहले ही अमीन हक को पकड़ चुके थे तो हाल ही में क्यों उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई। ऐसे में लगता है कि पाकिस्तान की एजेंसी संयुक्त राष्ट्र और दुनिया की आंखों में धूल झोंक रही है। पंजाब पुलिस का दावा है कि अमीन 1996 में ओसामा बिन लादेन से जुड़ा था और अलकायदा के अहम लड़ाकों में से एक रहा है। वो कई आतंकवादी गतिविधियों में भी लादेन के वक्त में शामिल रहा है। ऐसे में लगातार पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहा है और हाल ही में जो पाकिस्तान ने सेंसस की रिपोर्ट यानी जनसंख्या की रिपोर्ट जारी किया, जिसमें हिंदुओं की संख्या बढ़ती दिखाई गई है और सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक में मेजोरिटी में हिंदू समुदाय को दिखाया गया। ये भी कहीं ना कहीं इसकी बड़ी चाल हो सकती है। तो वहीं आपको बता दें, शेख हसीना को हटाने की मांग, बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें मजबूत, भारत के लिए बड़ा खतरा। जी हां, बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण का मुद्दा खत्म कर दिया, लेकिन अब भी वहां स्थिति तनावपूर्ण बनी है। अब इस मुद्दे को भुनाने के लिए विपक्षी पार्टियां शेख हसीना को हटाने की मांग कर रही है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने जमात इस्लामी की मदद से सरकार के खिलाफ अभियान भी शुरू कर दिया है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये नेता देश की सेना को भी प्रभावित करने में लगे हैं। इसके लिए बांग्लादेश की सेना के जूनियर अधिकारियों के नाम से फर्जी लेटर वायरल किया जा रहा है। ईटी ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि देश की सेना प्रधानमंत्री शेख हसीना का समर्थन कर रही है। वहीं बांग्लादेश में हिंसा के बाद 110 से ज्यादा लोग मारे गए, इसमें 4000 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि रविवार को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सरकारी नौकरियों में 93% पद योग्यता के आधार पर भरे जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें, अफगानिस्तान के डिप्टी राजदूत को तलब करना पाकिस्तान को पड़ गया भारी। तालिबान ने जमकर लगाई फटकार, दे दी नसीहत। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की थी कि उसने आतंकी हमले के कारण अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन के डिप्टी राजदूत को तलब किया है। इसके जवाब में अब तालिबान ने पाकिस्तान को जमकर सुनाया है। दोहा में इस्लामिक अमीरात के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख सुहेल शाहीन ने पाकिस्तान के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान को बहाना बनाने की जगह अपनी सुरक्षा मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। शाहीन ने आगे कहा कि हर देश को अपनी सुरक्षा खुद मुहैया करानी चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की थी कि उसने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू इलाके में एक सैन्य अड्डे पर हमले के विरोध में अफगानिस्तान की कार्यवाहक सरकार के डिप्टी को तलब किया है। पाकिस्तान ने एक बयान में कहा कि उसने इस हमले पर अपनी कड़ी आपत्ति अफगान दूतावास के डिप्टी को बता दिया है। साथ ही कहा है कि अफगानिस्तान को इन हमलों की जांच करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कमांडर हाफिज गुल बहादुर की ओर से हमला किया गया था, इस कारण डिप्टी राजदूत को तलब किया गया। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर, भारतवंशी कमला हैरिस को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुना गया। ट्रंप ने कहा हैरिस को हराना और आसान होगा। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव से 4 महीने पहले रविवार को उन्होंने चिट्ठी लिखकर इस बात का ऐलान कर दिया। बाइडेन ने कहा कि मैं देश और पार्टी हित के लिए चुनाव से बाहर हो रहा हूं। बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की रेस से हटने के साथ डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम आगे बढ़ाया। भारतवंशी कमला हैरिस ने भी बाइडेन के समर्थन को स्वीकार करते हुए कहा कि वे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी जीतने के लिए तैयार हैं। दरअसल अमेरिका में 28 जून को हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ये मांग कर रहे थे कि वे राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी छोड़ दें। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर पार्टी की सबसे सीनियर लीडर नैन्सी पेलोसी उन्हें प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर होने को कह चुकी थी। इसके बाद बाइडेन ने कहा था कि अगर डॉक्टर मुझे अनफिट या किसी बीमारी से ग्रसित पाते हैं तो मैं राष्ट्रपति की रेस से बाहर हो जाऊंगा। इसके बाद वे कोरोना पॉजिटिव हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी जल्द ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर सकती है। तो उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बाइडेन कभी भी राष्ट्रपति पद के लायक नहीं थे, वे धोखेबाज हैं और सिर्फ फेक न्यूज की वजह से प्रेसिडेंट बने हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि कमला हैरिस को हराना और भी ज्यादा आसान होगा। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई में कमला हैरिस को हराना, एक भारतीय मूल के नेता को हराना इतना आसान होगा? अमेरिका में आपकी जो भी राय हो, देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। तो वहीं ट्रंप के समर्थकों ने क्यों दिया है 400 पार का नारा? अमेरिका में भी रिपब्लिकन का अब की बार 400 पार का सपना। बता दें, भारत में इस साल हुए लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की ओर से अब की बार 400 पार का नारा उछाला गया था। ये नारा अब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भी सुनने को मिल रहा है। बीते हफ्ते हुए पार्टी अधिवेशन के बाद उत्साहित ट्रंप के समर्थक 400 इलेक्टोरल वोटों के आसपास जीत की बात करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उन्होंने भी अब की बार 400 पार का नारा दे दिया है। अमेरिका में व्हाइट हाउस पर काबिज होने के लिए किसी पार्टी को 50 राज्यों में फैले 538 में से 270 इलेक्टोरल वोटों की आवश्यकता होती है। तो वहीं आपको बता दें, इस सप्ताह विदेश मंत्री जयशंकर जी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए जापान का दौरा करने वाले हैं। आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए लाओस का भी दौरा करेंगे। ब्रिटेन के नए फ्रांसीसी विदेश मंत्री
लेमी वो भारत का दौरा करने वाले हैं। तो वहीं भूटान नरेश भारत की निजी यात्रा पर आएंगे। तो वहीं आपको बता दें, भारत के दोस्त को धमकाने में जुटे तुर्की के खलीफा एर्दोगन साइप्रस में नौसैनिक अड्डा बनाने का कर दिया ऐलान, बढ़ गया तनाव। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने ऐलान किया है कि अगर जरूरी हुआ तो उनका देश साइप्रस के अंदर नौसैनिक अड्डा बनाने को तैयार है। एर्दोगन ने तुर्की की सेना के साइप्रस पर हमला करने के 50 साल पूरे होने पर यह बयान दिया। यह द्वीप अब बढ़ चुका है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा, यदि जरूरी हुआ तो हम एक सैन्य अड्डा और नौसैनिक ढांचा इस द्वीप के उत्तरी हिस्से में बना सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पड़ोसी ग्रीस साइप्रस के अंदर नौसैनिक अड्डा बनाना चाहता है। माना यह जा रहा है कि भारत के दोस्त ग्रीस को डराने के लिए ही पाकिस्तान समेत मुस्लिमों के खलीफा बनने की कोशिश में लगे एर्दोगन ने साइप्रस में नेवल बेस बनाने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं बता दें, मुझे जेल में आतंकवादी की तरह रखा जा रहा, इमरान खान ने किया यह चौंकाने वाला दावा। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया है कि उन्हें जेल में एक आतंकवादी की तरह रखा जा रहा है और काल कोठरी में एक कैदी के मूलभूत अधिकारों और मानवाधिकारों से भी वंचित कर दिया गया है। पाकिस्तान के अखबार डॉन में रविवार को प्रकाशित खबर के अनुसार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के संस्थापक इमरान खान ने ब्रिटेन के समाचार पत्र द संडे टाइम्स को जेल से दिए एक साक्षात्कार में ये दावे किए हैं। तो वहीं बता दें, पाकिस्तान से नफरत, भारत से प्यार क्यों करते हैं अफगानी तालिबान राज का अफगानिस्तान देख, पाकिस्तानी विशेषज्ञ भी हैरान। जी हाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, जैसा कि हमने आपको अभी शुरू में बताया। लेकिन मेन चीज आपको बताते हैं, आखिर भारत कैसे हुआ अफगानिस्तान के करीब। दरअसल बेशानी विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत ने अफगानिस्तान में बड़ा भरोसा जीता है। जब भी पाकिस्तान का कोई भी अफगानिस्तान विरोधी राज खुला तो भारत ने शांति से उसी प्रमोट किया। आज अफगानिस्तान के लोग दिल्ली मुंबई में है, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, उसका फायदा भारत को हुआ। और आज अफगानिस्तान के लोग नई दिल्ली को अपना सच्चा दोस्त मानते हैं। और आपको कल की खबर पता ही होगी दोस्तों, जहाँ पर पीओके जैसी कोई चीज है ही नहीं, ये कहना अफगानिस्तान का, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नाम से कोई चीज है ही नहीं, वो क्षेत्र भारत का था, है और रहेगा, जैसी बातें कही है। अफगानिस्तान ने जो भारत के लिए बड़े ही फायदे के विचार दिखाए गए और पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया है अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने, और कह दिया है कि हमारा डायरेक्ट सीमा साझा होता है भारत के साथ, बीच में कोई पाकिस्तान है ही नहीं पीओके वाले क्षेत्र में। अब ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होने वाली है, बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें, कांवड़ यात्रा रूट में दुकान मालिकों का नाम लिखने पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक, योगी को बड़ा झटका। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल, ढाबा, फल और खान पान की दुकानों पर मालिक का नाम लिखने के योगी आदित्यनाथ सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने यूपी के साथ ही एमपी और उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया है और शुक्रवार 26 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई तक किसी भी राज्य में दुकानदारों को अपना या स्टाफ का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन दुकान में मिल रहे खाने के सामान की सूची दिखानी होगी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने कहा है कि कांवड़ियों को वेज खाना मिले, इसके लिए फूड सेफ्टी के सक्षम अधिकारी आदेश जारी कर सकते हैं। खाद्य संरक्षण विभाग के अधिकार में पुलिस गैर कानूनी दखल नहीं दे सकती। दोस्तों आपको बता दो, कांवड़ यात्रा रूट पर दूसरे धर्म के दुकानदारों से कांवड़ियों की किसी भी वजह से संभावित बहस और झगड़े की पुरानी घटनाओं के मद्देनजर योगी सरकार ने दुकानों पर मालिक का नाम लिखवाने का आदेश दिया था, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया और कह दिया है कि वेज है या नॉन वेज ये चीज बाहर लिखें, ना कि ऑनर का नाम। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही अंतिम फैसला होता है और वो हम सभी को मानना ही पड़ेगा। तो वहीं बता दें, अभी ही क्यों हटाया गया RSS से जुड़ने पर लगा बैन, मोदी सरकार तो 10 साल से, आपको बता दें क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी। दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारी अब RSS की गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। 1966 से लगी पाबंदी को हटाते हुए केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग ने यह फैसला लिया है। इस तरह अब संघ की गतिविधियों में बेहिचक केंद्रीय कर्मचारी शामिल हो सकेंगे और उसके लिए काम भी कर सकेंगे। इस फैसले पर राजनीति भी तेज हो गई है, जैसा कि अपेक्षित था। असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के जयराम रमेश समेत कई नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई है। तो वहीं संघ ने इस फैसले का स्वागत किया है। RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनः निर्माण एवं समाज की सेवा में संलग्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के समय में समाज को साथ लेकर संघ के योगदान के चलते समय समय पर देश के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व ने संघ की भूमिका की प्रशंसा भी की है। तो वहीं बता दें, अभी विशेष दर्जा नहीं पाएगा बिहार। नीतीश कुमार की पार्टी से सरकार ने किया साफ इनकार। जी हां, संसद में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठी, लेकिन सरकार ने ऐसे किसी भी प्लान से इनकार कर दिया है। खास बात है कि एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड भी इसकी मांग करते रहे हैं। सरकार की तरफ से मना किए जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने जमकर निशाना साधा और कहा है कि बिहार को विशेष राज्य और विशेष पैकेज दोनों ही चाहिए। बिहार के झंझारपुर में जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने वित्त मंत्रालय से सवाल किया है कि क्या सरकार के पास बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की कोई योजना है। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में इससे इनकार कर दिया।
गया। अब ऐसे में दोस्तों क्या बिहार को वाकई में विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर, कारण के साथ बताइएगा दोस्तों। तो वहीं ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।